नमस्कार, जियोपॉलिनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इजराइल ईरान युद्ध की। वहाँ जाए उससे पहले एक अपील, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आपका कोई फीडबैक है या कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए। बात करते हैं इजराइल ईरान युद्ध की, या मैं यूँ कहूँ इजराइल यूएस बनाम ईरान युद्ध की। जब हम ये चीज़ पूछते हैं या सोचते हैं तो मन में एक सवाल आता है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। जवाब किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पर इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं 4 बिंदुओं के माध्यम से। पहली, जियोग्राफी। जियोग्राफी में हमें ईरान की जियोग्राफी समझने की इसमें आवश्यकता है। ईरान जो देश है वो काफ़ी रगेड माउंटेन्स से बना है, पहाड़ों और वादियों का देश है। और जहाँ एकदम खाली सरफेस है, प्लेन्स हैं जहाँ पे ईरान में, वहाँ उनकी ऑयल फील्ड्स है जो इराक बॉर्डर के बहुत नज़दीक है। ऑयल कंट्री के सेंटर से काफ़ी दूर है। अगर आपके पास ज्योग्राफी हो जहाँ पे सिर्फ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हो तो उसे कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम पर्शियन सिविलाइजेशन के ज़माने से देखते आ रहे हैं कि ईरान के जो रूलर्स होते हैं एकदम टाइट ग्रिप रखते हैं सिविलाइजेशन पे, अपनी सिटीजन्स पे, आयरन फिस्ट की तरह रूल करते हैं वो। क्योंकि देश ही ऐसा है, गांव कस्बे पहाड़ों के बीच में बने हैं। तो एक तरह का कंट्रोल बनाने के लिए, एक तरह की व्यवस्था बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि एक आयरन फिस्ट की तरह रूल करना चाहिए। पर अभी की जो ईरान की हुकूमत है, जो 1979 के बाद वहाँ पे आई है, वो इस आयरन फिस्ट को एक अलग लेवल पे लेके गई है। जब आई थी तब काफ़ी सारे पब्लिक सपोर्ट के साथ आई थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया शायद पब्लिक सपोर्ट उस व्यवस्था को कम होता गया है। और रही बात जो पैसे कमाने वाला हिस्सा है देश का, वो इन सारी चीज़ों से काफ़ी दूर है, बॉर्डर के करीब है ईरान के साथ। दूसरा बिंदु, सपोर्ट फॉर द लोकल गवर्नमेंट के लिए सपोर्ट। हमें ये तो वीडियोस में बहुत लोगों ने दिखाया कि ईरान में पब्लिक सड़कों पे आ गई है, एक तरह की सिविल वॉर चल रही है, लोग सरकार को समर्थन नहीं दे रहे हैं, ट्रेडर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, महिलाएं वहाँ पे हिजाब प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये काफ़ी हद तक सही भी है, पर दूसरी ये भी बात है कि ईरान एक डीपली रिलीजियस सोसाइटी है। अगर आपके 30% लोग सरकार के विरुद्ध खड़े हैं तो वहीं पे 40% लोग कहीं ना कहीं इस तरह की सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से समर्थन भी कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं अपन अगले पॉइंट में समझने का प्रयत्न करेंगे। पर अभी ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जनता विद्रोह पे आ गई है, सारी जनता सड़क पे आ चुकी है। ऐसा नहीं है। ईरान में आज भी कई ऐसे लोग हैं, पहले के उनके अगर सुप्रीम लीडर को देखें तो उनके कई भाषण आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे जहाँ पे वो भाषण दे रहे हैं और लोग सामने रोने लगते हैं। तो मुल्लाओं के लिए सपोर्ट है, कितना है आज की तारीख में ज़मीनी हकीकत पे हमें पता नहीं है, पर है वहाँ पे सपोर्ट मुल्लाओं के लिए, ये बात सच है। और जितनी जल्दी हम और जो बाकी ताकत है वो इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करें, उतनी जल्दी ये युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ेगा। इसी श्रृंखला में हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, अल्टरनेटिव। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि मुल्लाओं के लिए सपोर्ट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट है। क्यों है? हम भारत की तुलना करते हैं। भारत में क्या है कि हमने देखा 2004 से 2014 के बीच में एक सरकार थी जो बहुत समाज के बहुत बड़े वर्ग को पसंद नहीं आ रही थी। हमारे पास
इलेक्शन नाम का एक अल्टरनेटिव था जिसके ज़रिए हमने सरकार को बदला। हम टोटली एक दूसरी सरकार लेके आए। जो पिछली सरकार थी शायद लेफ्ट लीनिंग पार्टी थी, आज की जो सरकार है वो राइट लीनिंग है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइट लीनिंग सरकार है। ईरान में ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है राजनीति। ईरान की राजनीति बनाई इस तरह से गई है कि वहाँ पे राज मुल्लाओं का ही रहेगा। वहाँ पे एक होते हैं सुप्रीम लीडर, सुप्रीम लीडर के नीचे आते ही जुडिशरी, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। पार्लियामेंट में कौन से लोग चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं ये सुप्रीम लीडर के द्वारा एक काउंसिल तय करता है। सुप्रीम लीडर ने ही अपने पावर के बराबर एक काउंसिल बना के रखा है, एडवाइजर्स बना के रखे। वो सुप्रीम लीडर को एडवाइस करते हैं कि भाई ये बंदे इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अभी ये पावर को बैलेंस करने के लिए सुप्रीम लीडर ने दूसरा इसके बराबर पावर बना दिया कि कुछ मामले में ये साइड वाले जो हैं ये एक गुट जो है सुप्रीम लीडर को एडवाइस देगा, कुछ मामलों में ये देगा। इनके नीचे आती है पार्लियामेंट। और हमारे जैसा नहीं है कि भाई राष्ट्रपति जी के पास एक बार हमने भेजा, राष्ट्रपति जी ने अपने कमेंट्स के साथ हमको वापस विधेयक भेजा और हमने दोबारा से उस पर चर्चा विचारणा करके वही विधेयक राष्ट्रपति जी को भेजा, तो उनको ये विधेयक को मानना पड़ेगा, ये हमारे संविधान में। पर वहाँ पे ऐसा नहीं है। सुप्रीम लीडर जो कहते हैं वो फाइनल है, पार्लियामेंट से ऊपर है। सुप्रीम लीडर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सुप्रीम लीडर को रिप्लेस भी एक अलग काउंसिल है जो सुप्रीम लीडर चुनती है, इन दोनों के अलावा। ईरान की व्यवस्था वैसी है, मतलब आप वोट कीजिए ना कीजिए, इस पार्टी को चूज कीजिए, इस बंदे को चूज कीजिए, उस बंदे को चूज कीजिए, पर राज तो मुल्लाओं का ही रहेगा, राज सुप्रीम लीडर का ही रहेगा। हमने ईरान में काफ़ी देखा है पिछली सरकारों में कि पहले मतलब एक हार्डलाइन लीडर होता है जो प्रेसिडेंट उनके बनते हैं, जो सुप्रीम लीडर के नीचे काम करते हैं प्रेसिडेंट। अगर एक बार वो हार्डलाइन होते हैं तो दूसरी बार एक मॉडरेट लीडर भी होते हैं। ये ईरान की पॉलिटिक्स रही है। और ईरान की, जैसे मैंने बताया, वेरी स्ट्रॉन्ग टाइट ग्रिप के साथ वो लोग अपने सिटीजन्स पे रूल करते हैं। ये मुल्ला उनको अलग लेवल पे ले गए हैं। ईरान में अगर आप यूएन द्वारा प्रकाशित एक डेटा देख लें तो तकरीबन रिवॉल्यूशन से बाद आज तक वो रोज़ कई सारे लोगों को फांसी देते हैं ऑन एन एवरेज। उनका इस तरह का नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था 1979 में। बात करते हैं विकल्प की। आज कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा ईरान के पास। आज भी अगर आप देखें तो रूल कौन कर रहा है? IRGC। आज भी जो आते हैं विदेश मंत्री कहते हैं कि भाई सुप्रीम लीडर का संदेशा है। मतलब आज भी जो नए सुप्रीम लीडर हैं उन्हीं के हाथ में है ईरान की बागडोर। और ज़मीनी हकीकत पे हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा। हाँ, अमेरिका में जो उनके पिछले शाह थे उनके बेटे काफ़ी एक मुहिम चला रहे हैं अमेरिका में बैठे बैठे कि मैं वापस जाऊँगा, मेरे पास सपोर्ट है। पर हमने ये 1979 में भी ईरान के साथ देखा था और कई देशों के साथ ये हम इतिहास में देखते आए हैं कि जब भी कोई एक सिविलाइजेशन होती है, जैसे हमारी एक इंडियन सिविलाइजेशन है, किसी सिविलाइजेशन के ऊपर अगर कोई विदेशी हुकूमत राज करना चाहती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। अमेरिका ने वही किया था, शाह को बिठाया था ईरान के तख्त पे, लेकिन जैसे ही आम जनता को ये समझ में आने लगा कि भाई ये तो बस बैठे हुए हैं, तार कहीं से कोई और वॉशिंगटन से खींच रहा है या लंदन से खींच रहा है, तुरंत तख्ता पलट कर दिया गया था। तो उसी तरह से ईरान में ज़मीनी तौर पे शाह के बेटे के लिए कितनी एक्सेप्टेंस है नहीं है किसी को पता नहीं, पर जितना समाचार आ रहा है कोई ज़्यादा एक्सेप्टेंस दिख नहीं रही है। क्योंकि वो देखो, आप दूध का जला छाछ भी खूब खूब पीता है। बाप वैसा था, बेटा भी वैसा ही होगा। बाप अमेरिकन इंटरेस्ट को ध्यान देता था, बेटा तो अमेरिका में पला बड़ा है, पश्चिमी देशों में पला बड़ा है। तो कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी व्यवस्था नज़र नहीं आ रही। जैसे 1979 में जब तभी के इमाम ईरान का एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए थे, उन्होंने वो फ्रांस में रहते थे, एग्जाइल में थे तभी, तो
ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन, नए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे, नए ईरान की बात करते थे। आज कोई बात नहीं कर रहा नए ईरान की। तो ज़मीनी तौर पे किसी अल्टरनेटिव का दिखना अभी तो संभव है नहीं, दिख नहीं रहा, और इसी वजह से मुल्लाओं का राज रहेगा। हम माने न माने, अमेरिका माने न माने, पश्चिमी देश माने, उनको ऐसे लग रहा है कि सरकार छूट रही है, पर ऐसा तो दिख नहीं रहा है ज़मीनी तौर पे। और अगर मैं इसमें आखिरी बिंदु की बात करूं, तो ये सारी चीज़ों का जो मिश्रण है कि तख्ता पलट कब होता है, जैसे हमने बांग्लादेश में देखा कि सारी की सारी जनता ज़मीन पे आ जाए, आपकी ब्यूरोक्रेसी जब बिखर जाए, सरकार का कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी पे से चला जाए, सरकार का कंट्रोल मिलिट्री पे से चला जाए, लोकल पुलिस से चला जाए, अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। ईरान की अर्थव्यवस्था हालांकि काफ़ी हद तक चरमराई हुई है, पर जैसी तैसी चल रही है। कुछ प्रतिशत लोग आ रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, रास्ते में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं आए। और आखिरी कि कोई राजनीतिक विकल्प नहीं नजर आ रहा। और सबसे बड़ा पॉइंट, जो भी सिविलाइजेशनल सिटीजन्स होते हैं वो बहुत पैट्रियोटिक होते हैं, अपने देश के प्रति वफादार होते हैं। आपने देखा होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें एक गर्व होता है, हम इंडियन हैं, हम बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं हम इंडियन हैं, एक गर्व महसूस होता है। ईरान भी एक तरह से सिविलाइजेशन रहा है। ईरानी कितने वर्षों से ही बार वो अपने आप को ईरानी आइडेंटिफाई करता है, फारसी बोलते हैं, उन्होंने अपनी मदर टंग को कभी अरबिक मदर टंग के साथ रिप्लेस नहीं। दे आर प्राउड ऑफ देयर सिविलाइजेशन, they have accepted a religion, they have accepted certain religious practices, but still it is a very proud Iranian civilization। और वहाँ के जो पैट्रियोटिक लोग हैं वो विद्रोह पे इतनी जल्दी उतरते नहीं हैं। तो जब तक आपके पास वहाँ के लिए कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है, तब तक आप कितनी भी बमबारी कीजिए। और क्योंकि लोग पैट्रियट हैं तो कोई भी देश अपने सोल्जर्स ग्राउंड पे भेजना मुनासिब नहीं समझेगा, जहाँ पे एक भले जैसी अर्थव्यवस्था है ईरानी लोगों के पास पैसा है, लड़ने का जज्बा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जब तक आप ज़मीन कॉन्कर नहीं करेंगे, आप सही में तख्ता पलट नहीं कर पाएंगे, आपके पास राजनीतिक विकल्प नहीं होगा, तो तख्ता पलट नहीं होगा। तो हमें ये सोचना है कि क्या वाकई टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद करके, बमबारी करके हम तख्ता पलट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे शायद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।